पहले तो इन चीज़ों के अंदर जो चीज़ आपने सोची हुई इंग्लिश की, तो उस समय तो ऐसा कुछ सिस्टम अपना था भी नहीं, इतना डेवलपमेंट वाला भी। आप एक इंग्लिश के लिए स्पेशल लैंग्वेज के लिए ही आप कहीं क्लासेस लगा सको। बच्चे कमेंट मारते थे कि यार ये इंग्लिश की बोतल आ रही है, साइड में हो जाओ, अरे ये तो अंग्रेज की औलाद है, अरे ये इंग्लिश की डिक्शनरी आ रही है। मैं एक्चुअली मिरर के पास में जाकर अपने आप से बात करता था, है ना, अपने आप से, मतलब पर्सनल, हेलो फ्रेंड, या गुड मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर, मतलब इस तरीके की जो एक मिसलिंग कोई भी जो लैंग्वेज में वर्ड आते मैं उसको बोलता था। रिक्वायरमेंट 6 बैंड की है तो वो कहेंगे कि 5 बैंड पे भी हम 5 लगा देंगे। ये पूछने वाला है कि हमारी इंडस्ट्री है क्या वो, या हमारा वहाँ कॉलेज है। कितनी अजीब बातें ये। तो ये ऐसे बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर काम करना चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। मैं दीपक संगरिया आपका वेलकम करता हूं। एंड जो आज हम पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं वो जुड़ा हुआ है एक इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। सो इंग्लिश लैंग्वेज आपको किस तरीके से यूजफुल बनाती है, किस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर एक अच्छे इंप्रूवमेंट लेकर आती है। एंड जो इस लैंग्वेज से रिलेटेड आईलेट्स, पीटी के कोर्स हैं, एंड एक इमिग्रेशन जो एक अब्रॉड जाने के लिए आज के टाइम के अंदर एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो आज हमारे साथ में है पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस लेकर पीके बिश्नोई सर। सो वेलकम करते हैं उनका। वेलकम पीके सर। थैंक यू मिस्टर दीपक फॉर गिविंग मी सॉफ्ट कॉर्नर इन योर हार्ट टुडे। थैंक यू सो मच। सर, जो आपका एक इंग्लिश का जो एक्सपीरियंस रहा है, आपका जो जहाँ से आपने शुरुआत की है एक टीचर की जर्नी की, तो हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से शुरुआत हुई उसकी, आपकी जर्नी की। या ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टुडे एवरीथिंग हियर। सो जर्नी तो अगर आप लोग बात करें तो डेफिनेटली मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। एक्चुअली यस, ये कह सकते हो पंजाब का लास्ट गांव का हो गया, राजस्थान की एक्चुअली एंडिंग का हो गया बॉर्डर पे, तो गुमजाल मेरा गांव है। एंड बेसिकली मेरी जो स्टडी है वो बड़ी हिंदी मीडियम से रही है। इवन मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मेरी +2 की। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ मेरे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, तो मेरा बड़ा शौक रहा है शुरू से ही। आई मीन दैट खासकर मुझे लिटरेचर से बहुत प्यार था शुरू से ही। तो इस तरीके से मैंने हर अपने स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली इंग्लिश की जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको मैं कवर करता गया और आगे बढ़ता गया। तो मुझे एक अच्छा लगता था कि यस मैं कुछ पा रहा हूँ। तो ये बस यही कहेंगे कि लिटरेचर मेरा फेवरेट रहा था हमेशा से। किस तरीके से मन में आए कि मुझे एक टीचर बनना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि मेरी लाइफ में हमेशा एक मोटो रहता था। मैं हमेशा पापा से एक बात करता था कि पापा मुझे करियर में ऐसी जॉब करनी है कि एक्चुअल में ऑडियंस है वो मेरे सामने रहे और मैं स्टेज पे रहूं, यानी पोडियम पे। तो उसमें काफ़ी पापा ने मुझे ऑप्शंस दिए। आई मीन दैट कि बेटा सिंगर बन सकते हो तो देखिए, लेकिन उसमें कोई इतना वॉइस बढ़िया नहीं थी। सो आई कुड नॉट जस्ट वर्क ओवर देयर, मैं उस पर काम नहीं कर पाया। इवन उसके बाद पापा ने कहा बेटा पॉलिटिक्स एक अच्छा ग्राउंड है, अगर आप इसमें भी जाएंगे। तो मैंने इसमें डीप रिसर्च की तो पता चला उसमें आपके आधे फ्रेंड्स बनते हैं, डेफिनेटली आपके आधे एक एंटी और अपोजिशन भी खड़ा होता है आपका। तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे ऐसा लग रहा था इसको डिनाई किया जाए, ये सही नहीं है। फाइनली फिर ऐसा था कि एक बेस्ट मोटिवेशनल एक्टर बनूँ मैं। तो अगर मैं 20 ईयर्स बैक करूँ तो ऐसा एक्चुअली अपने इंडिया में सोशल मीडिया और इतना डिजिटल ट्रैक और प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ कि मैं अपने आप को प्रमोट कर पाता, है ना। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बिल्कुल एक गली से अपने आप को प्रमोट करें विदाउट सोशल मीडिया और विदाउट टीम के। तो फिर हम लोगों को आई थिंक सो वही कहते हैं 30 to 40 ईयर्स लग जाते। तो वो फिर मैं उसमें भी नहीं जा पाए, ऐसे सोर्सेस नहीं थे। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू बिकम ए टीचर। अब बात आई टीचर बनने के लिए, तो उसमें दो फिर से ऑप्शंस निकल गए कि आप सर एक सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे या आप एक लैंग्वेज के बनेंगे। अब सब्जेक्ट के तौर पर मैं बात करूँ तो मुझे उसमें भी कभी ऐसा लगता था कि यार ये रियलिटी में एक्चुअली ऐसा है नहीं जो हम लोग बच्चों को देना चाह रहे हैं। आई मीन कहने का मतलब क्या होता है कि एक स्कूल का पैटर्न फिक्स होता है आपका, उसमें बच्चा का एक सिलेबस होता है, उसको बच्चा रीड आउट करता है एंड इवन उसमें क्या करता है फिर उसके बाद में वो एग्जाम देता है, पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट क्लास में चला जाता है। तो मेरे ख्याल से दैट इज़ योर सब्जेक्ट। तो इसको आप लोग क्या है सब्जेक्ट कहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो रियलिटी है वो बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक सिलेबस है, आप उसके दायरे के अंदर घूम रहे हो। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू बिकम ए लैंग्वेज ट्रेनर ऑफ यू कैन से इंग्लिश। तो फिर उसमें थोड़ा सा बहुत फ़र्क रहता है। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बिटवीन एक मीडियम है, जो हम लोग अपने डेटा, अपने जो आई मीन दैट आइडियाज़ है वो ट्रांसफ़र करते हैं लिसनर तक। एंड लिसनर एक्चुअली उसको फीडबैक वापस देता है उसको एनालाइज करके। तो दो पर्सन के बीच में जो एक कम्युनिकेशन स्किल हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड योर लैंग्वेज। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया एक ऐसा देश है, इसके अंदर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। तो नो डाउट कि हमें सबसे पहले एक लैंग्वेज की नीड रहेगी। क्योंकि मैंने एक मूवी देखी, पीके मूवी। थैंक यू, वो वैसे मेरे नेम से ही है तो मुझे बड़ी हंसी आती है उसको जब भी बोलता हूँ। तो उसके अंदर जैसे आमिर खान ने कमाल का एक रोल किया, आपने देखा होगा। वो एक एलियन होता है, इस प्लानेट पे आता है, तो जब वो पब्लिक से मिलता है तो उसको एक लैंग्वेज नहीं आ रही होती है। तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किसी चीज़ को कैसे बोलते हैं, इसको क्या बोलें।
तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अगर इंडिया का एक टाइम के बाद डेवलपमेंट होता है, निश्चित रूप से हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल पे देखते हैं अपने करियर को, या इंफ्रास्ट्रक्चर या आने वाले टाइम में ऐसा काम होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था बीच का जो सबसे पहले मीडिएटर के रूप में जो काम होने वाला वो था एक लैंग्वेज। तो मेरा शौक रहा था कि मैं एक अच्छी इंग्लिश सीखूं, और फिर मैंने एक्चुअली इस जर्नी को स्टार्ट किया बाय एक्चुअली जॉइनिंग सम यू कैन से दैट ओके ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस, है ना। पहले तो इन चीज़ों के अंदर जो चीज़ आपने सोची हुई इंग्लिश की, तो उस समय तो ऐसा कुछ सिस्टम अपना था भी नहीं, इतना डेवलपमेंट वाला भी। आप एक इंग्लिश के लिए स्पेशल लैंग्वेज के लिए ही आप कहीं क्लासेस लगा सको या कहीं सीख सको, तो सिर्फ उस सीखने की जर्नी स्टार्ट हुई। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, एंड मैं ये कहना चाह रहा था एक्चुअल में सिंस 1991 यानी 1991 के अंदर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने एक लॉन्चिंग की अपनी, एक आई मीन दैट कह सकते हो कि स्टार्टअप किया उन्होंने एक लैंग्वेज सिखाने का। सो अमेरिकन इंस्टीट्यूट एक इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इट बिलोंग्स टू एक्चुअली मेरठ सिटी विच कम्स इन यूपी। सो दिल्ली, गाजियाबाद और उसके बाद में मेरठ। तो एक्चुअली हमारे जो कोर्स डायरेक्टर हैं डॉक्टर ओपी लांबा, हु इज़ द साइंटिस्ट इन यूएसए, एंड आवर एमडी इज़ मिस्टर विक्रम प्रकाश लांबा। तो एक्चुअली मुझे एक्चुअली अच्छा लगा कि मैं उन लोगों से मैं मिलूं, इवन दैट वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। तो उसके लिए कुछ आर्टिकल्स रीड आउट किए न्यूज़पेपर में। जब वो आर्टिकल्स मैंने देखे तो उनका जब मैंने फ़ाइट किया, आई मीन दैट उनके एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, तो फाइनली मैंने वहाँ कुछ बच्चों को टॉप किया। तो फाइनली फिर मैं क्या किया एक्चुअली, मतलब आई मीन दैट मैं एक अमेरिकन इंडस्ट्री से जुड़ा, और अमेरिकन इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से। आई मीन दैट एक लैंग्वेज को कैसे कवर करेंगे, ये छोटी छोटी बातें, आई मीन दैट मेरे लाइफ में वहाँ से सब कुछ मुझे सीखने को मिला, और क्रेडिट रहा है सब कुछ अमेरिकन का मेरे करियर में। आपका किस किस लैंग्वेज के साथ में टच रहा है और किस तरीके से आप उस लैंग्वेज को बोलते हो? या ऑफ कोर्स एक्चुअली ऑलमोस्ट 780 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। नो डाउट कि भारत में 780 के आसपास आई मीन दैट लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिसको कुछ लोग बोली भी कह देते हैं अपनी कल्चर की, बट ये है ऐसा। बट मोस्ट पॉपुलर जो है हिंदी के साथ सेकंड जो है वो एक्चुअली इंग्लिश है। सो काफ़ी इसमें रहता है इंडिया में ऐसा सर्कल वाइज। सो आपको कितनी लैंग्वेज? या डेफिनेटली जहाँ तक मुझे अमेरिका ने अलग अलग सिटीज़ में एक्चुअली पोस्टिंग दी है, तो मैं एक्चुअली यस काफ़ी टच रहा है मेरा। आई मीन दैट अभी मैं देखूँ तो यहाँ राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यानी दिल्ली है, फिर यूपी है, बिहार है, दिल्ली मुंबई साइड। तो आई मीन दैट मेरा थोड़ा बहुत इनमें टच रहा है। तो इतना वेल एक्सपर्ट नहीं कहेंगे, बट या ठीक है, आई कैन जस्ट कम्युनिकेट विद देम देयर एक्चुअली लोकल लैंग्वेज, मैं उनके साथ ऐसा भी बोल लेता हूँ। वोकेबुलरी लिमिट का क्या फ़र्क रहता है सर इसमें? एक्चुअली में देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं, आई मीन दैट एक दूसरे के साथ, तो सबसे पहले में क्या एक वोकैब की नीड होती है, यानी वोकैब्स की हमारे पास अगर मीनिंग नहीं होंगे तो हम लोग एक्चुअली सेंटेंसेस पूरे नहीं कर पाते हैं। मतलब हमारा कन्वर्सेशन है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम लोग कम्युनिकेट बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए मिनिमम मैं ये कहूँगा कि 2000 मे बी एक्चुअली 2500 यानी 2000 से 2500 के आसपास आपके वोकैब्स जो है वो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। तो इससे क्या है, थोड़ा आपका जो कन्वर्सेशन है वो थोड़ा और स्मार्ट बन जाता है। प्लीज़ कोई एग्जांपल देना चाहेंगे सर इसमें? यस बिल्कुल सर। एक्चुअली देखो बिना वोकैब्स तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एग्जांपल तौर पर जैसे मैंने कहा कि यस मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, सपोज करें कि एक सेंटेंस है और बच्चे को एक्चुअली में इंग्लिश में ये नहीं पता कि खेलने को क्या कहते हैं, है ना, तो वो एक्चुअली वहाँ स्टक हो जाएगा। तो अगर मुझे वोकैब का पता है, खेलना प्ले होता है, तो मैं सेंटेंस बना दूंगा दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो ये इस तरीके का वोकैब का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लैंग्वेज में आप एक लॉन्ग सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। कुछ सर इसमें रिटन टेस्ट होते हैं सर? हाँ डेफिनेटली सर। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग ओनली थ्योरेटिकली कोई चीज़ों को सीखते रहेंगे और अगर उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमारे एक लॉन्ग लास्ट तक नहीं चल पाती है। तो हम लोग एक्चुअली जो अमेरिकन की जो थेरेपी है वो इवन प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज़्यादा है थ्योरेटिकल की बजाय। आई मीन दैट हम बिलीव करते हैं कि जो आपने सेंटेंसेस सीखे हैं, जो आपका फंडामेंटल क्लियर हुआ है, तो आप उसको एक रिटन भी करके दिखाएं हमें कि क्या आप उस लाइन की हिंदी से इंग्लिश बना पा रहे हैं या नहीं। तो प्रैक्टिकली जब बच्चा कवर कर लेता है तो फिर आई थिंक सो बेस्ट हो जाता है। वो फार्मूलाज वगैरह कभी मतलब फॉरगेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हम लोग एक बिगिनिंग की स्टार्टिंग की क्लास में सीखते हैं, राइट। ये नहीं कि हमारे हर क्लास में ये सिखाए जाते हैं, तो हम एक बार वन टाइम उसको लर्न करते हैं लेकिन एंड तक हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। तो सेम उसी तरीके से जब तक आप इस फार्मूला के ऊपर काम रिटन में नहीं करेंगे, टेस्ट वगैरह नहीं लेंगे, उन बच्चों का फीडबैक नहीं लेंगे कि बच्चे की प्रॉब्लम्स कहाँ हैं,
तो फिर आप आगे नहीं चल पाएंगे। तो जैसे कि सब बच्चे आजकल स्टेज पे जाकर बोलना इंग्लिश बहुत ज़्यादा कतराते हैं उस चीज़ के अंदर, तो आप किस तरीके से उनको स्टेज पे लाकर अच्छे से इंग्लिश बोलने में हेल्प करते हैं सर? या ऑफ कोर्स, एक्चुअली क्या होता है कि सर मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चों को आप जैसे गाइड करेंगे बच्चे वैसे चल पड़ते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है, बस आपकी गाइडलाइन अच्छी होनी चाहिए। मेन प्रॉब्लम क्या है, बच्चों के अंदर हेजिटेशन होता है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेज नहीं है इतनी बड़ी, लेकिन उससे पहले उनमें एक डर बैठ जाता है। तो अगर आपने उनका हेजिटेशन फ्रेंडली होकर दूर कर दिया है, आई मीन दैट आपने उनमें कॉन्फिडेंस डाल दिया है, तो बच्चे आराम से ईजिली स्टेज पे परफॉर्म कर लेते हैं। मेरा कहने का मकसद था कि आप प्रॉपर उनको गाइड करें, आई मीन दैट कि आपका जो स्टेज पे चढ़ने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, आपका टर्न लेने का क्या तरीका होना चाहिए, आपकी हैंड्स की मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पे कॉन्फिडेंस, है ना, एक स्माइल, आई कांटेक्ट, एवरीथिंग ये सब जब आप उसको डोर टू डोर या स्टेप टू स्टेप बताते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी उसको कुछ एक दो परफॉर्म में, धीरे धीरे उसके बाद में उसको आदत गिर जाती है। तो मुझे नहीं लग रहा ये स्टेज प्रॉब्लम आज कोई बहुत बड़ी रही है। मेरे ख्याल से जो मेरा करियर देख रहा हूँ, बच्चे बिल्कुल ऐसे मैंने छोटे छोटे देखे जो बिल्कुल सॉन्ग गा देते हैं इंग्लिश के अंदर पूरा का पूरा स्टेज पे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल फ्रैंक है, बिल्कुल फ्रेंडली है बच्चे, आज हो जाता है। तो सर इसमें एक इंग्लिश में चीज़ होती है सर प्रोनाउंस, उसमें आप किस तरीके से हेल्प करते हो बच्चों की? हाँ, ये मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज इंडिया की। खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग 140 करोड़ लोग हैं भारत के, मेरा ये मानना है निश्चित रूप से 50% लोगों की ऐसी ये प्रॉब्लम होगी आज, जो एक्चुअली इंग्लिश के वर्ड को सही नहीं रीड आउट कर पाते हैं। मीन्स उनका जो प्रोनाउंस है वर्ड का, यानी कैसे करें, उनका जो प्रोनंसिएशन होता है वो सही नहीं कर पाते हैं, वहाँ स्टक हो जाते हैं। अब बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो देखने में कुछ होते हैं और वो बोलने में बहुत अलग होते हैं। तो इसके लिए हमारी एक प्रॉपर क्लास होती है कोर्स के अंदर, हम बिल्कुल अल्फ़ाबेट उनको सबसे पहले सही करवाते हैं स्टार्टिंग से, कि आप उस वर्ड पहले लेटर को लेकर एंड तक जो 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं हमारे, आप उनको सही में कैसे पढ़ें। तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम रही है स्कूलिंग मतलब पार्ट के अंदर, और कह सकते हैं उस बेस के अंदर, जो हमें बड़ा अजीब तरीके से आई मीन दैट सिखाया गया था। वो बड़ा अजीब उनका था, ABCD लाइक दिस। तो एक्चुअल में ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इनको बहुत अलग तरीके से बोला जाता है। इवन जब आप एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक वर्ड का प्रोनाउंस जो है ऑटोमेटिक आप गलत करेंगे। तो बच्चों को जो साउंड सिस्टम है एक एक लेटर का, वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अगर वो आप पकड़ लेते हैं, आप उनकी नब्ज आई मीन दैट स्टार्टिंग से बच्चों को ऐसा गाइड कर देते हैं, तो बच्चे बड़े इजीली इसको कवर कर लेते हैं। और मैं मानता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन हर बच्चे का अच्छा होना भी चाहिए। तो ये बड़ी बातें रहती है। हाँ, मैं डेफिनेटली एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन तो निश्चित रूप से गलत करते हैं, बहुत जगह हम लोग देखते हैं, लेकिन हिंदी को भी हम बड़ा अजीब सा पढ़ते हैं। कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पापा जी कभी कभी आवाज़ लगाते हैं बेटे से कि बेटे जी क्या करके आए हो आप लोग, है ना। तो हम बोलते हैं कि पापा मैं आटा पिसा के लेके आऊँ। अब आप मुझे बताइए, आटा पिसाया जाता है कभी इस दुनिया में? क्या पिसती है? गेहूँ ना। तो यही प्रॉब्लम है हमारी, है ना। अच्छा, मम्मी आवाज़ लगाती है ना बिटिया को, क्या कहती है कि इस बेटा आपने दही जमा दिया क्या? अब वो बिटिया भी कहेगी कि हाँ मम्मा मैंने दही जमा दिया, जबकि जमता क्या है, दूध, है ना। अक्सर हम लोग हमारी लैंग्वेज के अंदर इस तरीके के कॉमन वर्ड्स है जो यूज़ करते हैं, जो बड़े गलत लगते हैं। हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हम क्या है। ट्रेन आती है, आने के बावजूद भी हम लोगों को हाथ लगा के पूछा जाता है भैया देखना आ गई क्या। तो बड़ी कॉमन सेंस है, ये आ गई है, साउंड हो गया उसका, उसकी डायरेक्शन आ गई है, सब कुछ पता है, लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं। लाइट जाने के बाद हम अक्सर क्वेश्चन करते हैं, अरे लाइट गई क्या? तो एक कंफर्म करने वाली बात है, क्या ओनली आपके अकेले रूम की लाइट गई है? कॉमन सेंस बिल्कुल गई है तो गई है ना। अक्सर मतलब हम लोग अभी कोई अपना जैसे फ्रेंड सो रहा है तो हम उसके पास जाएंगे, उसको हाथ लगाएंगे, उससे पूछेंगे सो रहा है क्या। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ आपको पता चलता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। यहाँ से आप क्लियर हो जाते हैं आप अपने डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज के प्रति। किस तरीके से एक अच्छे इंटरव्यू स्किल्स की तैयारी करवाते हैं? हाँ, बिल्कुल इंटरव्यू एक बहुत बड़ा पार्ट है, और डेफिनेटली स्टूडेंट्स की एक मैं कहूँगा कि बैकबोन है आज वो इंटरव्यू, है ना। एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है अपने करियर के दौरान। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, मेनली एक्चुअली उस बच्चे को सबसे पहले प्रैक्टिकल करवाइए आप। जैसे मेरे ऑफिस में क्या रहता है कि बच्चे को एक फ़ाइल दी जाती है, उसको एक्चुअली एंट्री करवाई जाती है कि आप लेफ्ट हैंड में अपनी फ़ाइल रखेंगे, राइट हैंड्स को थोड़ा एंटर करके आप अंदर आएंगे परमिशन लेके। बाई चांस अगर आपको वहाँ हैंडशेक करना पड़ जाए तो आपका राइट हैंड है वो फ्री होना चाहिए, है ना। अगर आप राइट में अगर फ़ाइल रखेंगे तो आप फिर ऑन द स्पॉट उसको ऐसे करेंगे, लेफ्ट में फ़ाइल लेंगे, देन आफ्टर आप फिर राइट हैंड शेक करेंगे। तो ये मूवमेंट होना, उसके बाद में उसका सीटिंग पोर्शन बताया जाता है कि आप 90 डिग्री पे बैठिए, आपके एक्चुअली आई कांटेक्ट सामने होना चाहिए, चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद में उसको बड़े सिंपल क्वेश्चंस एक बार सिखाए जाते हैं इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो इंटरव्यू में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट फेज के अंदर की बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो
10 to 15 क्वेश्चंस हैं, वो हर एक इंटरव्यू में लागू होते हैं, जब आप किसी भी फील्ड में जाइए। बड़े बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो, तो वो कवर होने चाहिए बच्चों को। तो उनको हम लोग आमने-सामने एक 2-2 स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट पे, तो वो एक नेचुरल बन जाता है ना, एक गेस्ट और होस्ट की तरह। और सेकंड फेज के अंदर क्या होता है कि अब आप पर्टिकुलर कौन सी लाइन में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं, आप एक्चुअली यस एनडीए में जा रहे हैं, किस लाइन में जा रहे हैं, तो फिर आपको सेकंड फेज में उसके कुछ एक यूएस की जो उस लाइन की जो नॉलेज है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस बताए जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे बड़ा कॉमन समझते हैं इंटरव्यू को, और खूब कॉन्फिडेंस के साथ एक्चुअली अपने लेवल के साथ बात करते हैं आज। तो सर इंटरव्यू मैंने एक चीज़ आपसे जाननी थी, लेकिन कई बार बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने या जो यूएसए पढ़ने के लिए जाते हैं, कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनका एक इंटरव्यू, अगर आप स्टडी का इंटरव्यू छोड़ दें तो एक दूसरा जो कह दीजिए इमिग्रेशन के लिए या जो एक एयरपोर्ट पे इंटरव्यू होता है, तो उसकी भी आप तैयारी अलग से करवाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल यस, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इंटरव्यू हम पूरा कंप्लीट करवाते हैं बच्चे को। चाहे फॉर एग्जांपल जो वो बच्चा यूएसए जा रहा है ना, और अगर उसका इंटरव्यू है तो उसके पास सिलेबस होता है, उसकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, तो हो जाता है। इट इज नॉट आई थिंक सो मच डिफिकल्ट टास्क टुडे। सर एक इंग्लिश बोलने का एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, तो जो आपके पास में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको आप कैसे एक अच्छे तरीके से एक एक्सेंट का यूज़ करना सिखाते हैं सर? नो डाउट कि एक्चुअली जिस भी कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपनी जो एक लैंग्वेज है उसका एक टच आए बगैर रहता नहीं है। तो मैंने यही सीखा कि जब आप एक्चुअली बागड़ी बोलते हैं तो बागड़ी का आप में टच आता है, जब आप पंजाबी एक्चुअली बोलते हैं तो पंजाबी का टच आता है। तो ठीक इसी तरीके से जब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो उनका टच एक्चुअल में इंग्लिश का क्यों नहीं आता, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। लगना चाहिए कि आप रियल में उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या उस तरीके से आप एक अच्छी लेवल की इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अब काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चा एक्चुअली क्या है, अगर इंग्लिश भी बोल रहा है तो उसमें एक्सेंट बड़ा अजीब है। जैसे मैं बताऊँ, मेरी एक्चुअली जोधपुर पोस्टिंग हुई थी इसी इंग्लिश अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अंदर, सर ने मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया। तो वहाँ क्या होता है कि वो बच्चे एक्चुअली क्या है कि शर्ट बाहर निकाल के और वो स्लीपर यानी चप्पल के अंदर क्लास में आ जाते हैं, वो कानों में वो ना सिस्टम समझ में आ रहा है आपको, ये चीज़ें एक्चुअली करके आ जाते हैं। तो बड़ा अलग तरीके से उनका लहजा है। अब जब एक्चुअली कहते हैं माठ जी, मतलब वो ये नहीं कहेंगे कि इंग्लिश में कोई सर वगैरह, माठ जी हमें अंग्रेजी सीखनी आज ही का माटो, मतलब अपनी लोकल भाषा में वो बात करते हैं। अगर मैंने उनको इंग्लिश भी सिखाई तो जब वो क्लास में आते हैं, जब उनका प्रैक्टिकल होता, जब सेंटेंस बनाना पड़ता, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा एक्सक्यूज़ मी डू यू टेक टी प्लीज़, कि क्या आप एक्चुअली चाय पीते हैं, लेकिन वो इस एक्सेंट को भी अपने लहजे में बात करते हैं, डू यू टेक डू, है ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने इसमें बहुत अच्छा सा काम किया है। मेरे कहने का मतलब, बच्चे को हम एक न्यूज़पेपर देते हैं, उसको एक पैसेज को रीड आउट करवाते हैं बार बार स्टेज पे जाके, ताकि उसका जो बोलने का जो एक्सेंट है वो बहुत अच्छा हो जाए। आई मीन दैट उसकी स्पीड अच्छी हो जाए, उसके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन अच्छे हो जाए, और उसका एक्सेंट अच्छा हो जाए। अब मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूँ कि यस माय नेम इज पीके बिश्नोई एंड बेसिकली आई बिलोंग टू श्री गंगानगर एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 20 ईयर्स, है ना। एक मैंने ये इंग्लिश बोली तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया मैंने। अब आप इसको थोड़ा सा अपर लेवल के एक्सेंट में जाएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यस रायन पीके बिश्नोई, वेल आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर, वेल आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 20 ईयर्स इन माय लाइफ। सो ये जो जब तक आपका एक्सेंट ऐसा नहीं बनेगा तब तक आई मीन दैट पब्लिक आपको सैल्यूट नहीं करेगी। तो कहने का मतलब एक्सेंट पे हमारे पास बहुत सी थेरेपी है। टंग की एक प्रैक्टिस करवाते हैं, लमसम एक्चुअली 20 डेज़ का हमारा एक सिनेरियो है। आई मीन जीभ के नीचे कुछ चीज़ें भी हम लोग पुट करवाते हैं, और उस जीभ को जो टंग है हमारी, इसको अपर लेवल पे हम लोग इसको फ्लाई करना सिखाते हैं वर्ड्स को, कि आप लास्ट वर्ड का जो लास्ट लेटर होता है इसको आप कैसे फ्लाई करेंगे। तो ईजी मतलब आप कैसे करें, मतलब एक स्ट्रेस नहीं डालना है आपको। जो बच्चे बोलते हैं तो जीभ का क्या है, टंग का स्ट्रेस कर देते हैं एकदम ऐसे, मतलब दबा के इसको बोलना है। तो हम ये कहते हैं कि आप इसको अपर लेवल में लेके जाइए, इस तरीके से आपका जो वर्ड है वो लास्ट का हवा में हो जाना चाहिए। तो आप काफ़ी अच्छे एक्चुअली एक्शन धीरे धीरे कर लेते हैं। कुछ टंग ट्विस्टर होते हैं इंग्लिश के, उनको रीड आउट करें बार बार आप लोग, तो ये काफ़ी आपको आगे ले जाते हैं। बच्चों के अंदर कुछ सर मैनर्स भी ज़रूरी होते हैं सीखने के लिए सर, तो आपका इंस्टीट्यूट सर किस तरीके से उनको, मैनर्स क्लासेस भी मैंने सुना है आपकी काफ़ी अच्छी होती हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। येस ऑफ कोर्स, एक्चुअली क्या होता है सर, मैनर्स को लेकर बात करें तो ये बहुत बड़ा हमारे लाइफ का एक इंडीड पार्ट होता है, जो अपने सभी बच्चों को आना भी चाहिए, नो डाउट। और क्या होता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा है, बड़ा नैरेटिव सुना है हमारे करियर के अंदर, कि जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं या बोलते हैं तो काफ़ी लोगों का ये भी रहता है कि यार ये तो एक्चुअली बाहर की इंडस्ट्री है, वो बाहर का कल्चर लेके आ रहे हैं, तो कहीं इनमें कौन सा मैनर्स है, ये थोड़ा ना ऐसे बात कर सकते हैं, ये वो काफ़ी कुछ ऐसा सुनने को मिलता है मटेरियल मार्केट से। लेकिन मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप देखिए
एक इंग्लिश 86 कंट्रीज़ के अंदर आज अगर बोली जाती है ना? तो आपको लगता है कि ये बिना मैनर्स की बात हो रही है या बिना मैनर्स के मतलब बोला जाता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो एक हिंदी में हम बोलते हैं संस्कार वर्ड, है ना? तो वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इंडस्ट्री में नहीं है। आप बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें कैसे वो रिसीव करें, कोई छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है उसको कैसे आई मीन दैट ड्रॉप करें, रिसीव करना, मैनर्स से विश करना, एंट्रेंस, एग्जिट यानी आई मीन दैट किसी को वेलकम कैसे करें, है ना? ये छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग बिल्कुल हमारे कोर्स के अंदर हम लोगों ने इसको ऐड कर रखा है और आई मीन दैट एक पैटर्न है हमारा। काफ़ी मैनर्स की क्लासेस हमारी जो बच्चों को ये बताया जाता है, तो बच्चे जब प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत स्वीट बोलते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर और मैं मानता हूँ बड़ी अच्छी एक लैंग्वेज है इंग्लिश भी और इसके अंदर जब आप एक्चुअली प्रेम से बोलते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज़ मी सर, ये एक्सक्यूज़ मी बोलने से ये कि ऐसा लग रहा है कि मुँह भर गया हो, अच्छा लगता है और अदरवाइज़ हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ओए, अबे क्या हो रहा है? तो वो फिर रिप्लाई भी क्या है उसमें उस तरीके का मिलता है कि हाँ जी बोलिए, अजीब तो एक्सक्यूज़ मी सर, तो आप सामने से रिप्लाई आता है, येस प्लीज़, हाउ मे हेल्प यू? तो ऐसा नहीं है कि इसमें मैनर्स हैं, बहुत अल्टीमेट इसमें हाई लेवल के मैनर्स हैं। एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक ऑफिशियल लेवल के और जो कंपनीज लेवल के हम इसमें काम करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आप किस तरीके से हेल्प करते हैं सर एक बच्चे की? एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं जो बड़ा एक्चुअली ऊपर से हीरो होते हैं और नीचे से जीरो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हाई लेवल पे अपना लेवल लेके जाना है तो आपको बहुत सी चीज़ें कवर करनी होती है अपने करियर में। वो कहते हैं ना कि अच्छा इंसान सोच तो सकता है कि मैं ये बनूं, बट मेरा ये मानना है विदाउट एक्चुअली सोसाइटी और फैमिली और फ्रेंड्स, इनके बगैर आगे बढ़ पाना बड़ा टिपिकल है अपने करियर में। कहने का मेरा मतलब था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ये बहुत बड़ा पॉइंट है अपने करियर का। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप इनफॉर्मल रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वो एक पर्सनैलिटी कभी मिल नहीं पाती है सोसाइटी से, कहीं न कहीं माने या ना माने। जो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, ये कहावत यूँ ही नहीं बनी थी। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये भी एक कहावत है अपने आप में, एक बहुत अच्छा डायलॉग है, स्लोगन है, आमतौर पर हम लोग सुनते हैं ऐसा। तो आप जैसा अपना एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट करेंगे पब्लिक के सामने, वैसा ही आपके ऊपर उसका कॉम्प्लीमेंट और उसका एक बेनिफिट मिलता है। तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि आपका जो लोकल एक एरिया है, जहाँ अपना गली हो, मोहल्ला हो, उसमें आप ठीक है कैजुअल रहें, इनफॉर्मल रहें, इट डज़न्ट मैटर, कोई बात नहीं है। बट जब आप एक कंपनीज़ में जाना है, आपको अपना लेवल अच्छा करना है, तो आपको हर चीज़ वो फॉर्मल है, वो दुनिया की फ़ॉलो करनी पड़ती है। आपके इवन हेयर स्टाइल से लेकर आपके एक्चुअली डाउन शूज़ तक आपकी वो हर चीज़ फॉर्मल होनी चाहिए। तो जितना आप फॉर्मल रहेंगे उससे एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है और बहुत से एक्चुअली जो वर्कर होते हैं कंपनीज़ के अंदर वो आपको देख के फॉलो करते हैं। तो आई थिंक सो पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर जो भी टिप्स होते हैं उनके ड्रेस कोड को लेकर, कलर कॉम्बिनेशन है या फिर जो भी उनकी आई मीन दैट स्टिचिंग है, ये सब कुछ हम लोग उनको गाइड करते हैं कि आप फॉर्मल में किस तरीके से अपने लाइफ में रहेंगे। तो सर आजकल जो बच्चे स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हैं तो उनके लिए कौन-कौन से कोर्स की डिमांड रहती है सर? मेनली तो मैं यही कहूँगा नंबर 1 की आइल्स है एंड देन आफ्टर आप कह सकते हो पीटीई। तो आइल्स के अंदर क्या है, 4 मॉड्यूल्स होते हैं एज वेल एज ऑल्सो इन पीटी में भी वही होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये एक पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जो लगभग बच्चे को 2 आवर्स 40 मिनट्स का एक्चुअली एग्ज़ाम होता है, जो अपने को लगातार एक सीट पे बैठ के इसको कंटिन्यू एक 3 मॉड्यूल का इनको मतलब फाइनल करना होता है, एग्ज़ाम देना होता है। जहाँ तक बात है स्पीकिंग मॉड्यूल का, तो ये एक ओरल एज ए इंटरव्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी एक कैबिन होगा पर्सनल, 1 बाय 1 एक स्टूडेंट का लगभग 15 मिनट्स के आसपास एक टीचर है वो इंटरव्यू लेता है। मे बी टीचर जो है वो आई मीन दैट आइल्स में इंस्ट्रक्टर जो भी है, तो वो मे बी फॉरेनर हो सकता है, साउथ इंडियन भी हो सकता है। तो आई मीन दैट इस बेस पर एक ये आइल्स रहता है। एंड जहाँ तक बात है पीटीई, तो ये बिल्कुल उससे रिवर्स है, उल्टा है। आई मीन दैट ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। सेम इसी में भी 4 मॉड्यूल्स ही रहते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, बट ये टोटल के टोटल जो है वो आई मीन दैट कंप्यूटर बेस्ड है। आई मीन दैट क्या है कि बच्चा जब फाइनल एग्जाम दे रहा होता है पीटी का, तो उसमें वहाँ कोई ट्यूटर नहीं होंगे इसके पास। आई मीन बच्चा होगा और एक पीसी होगा, चारों मॉड्यूल को एग्जाम देके और बच्चा बाहर आ जाता है। तो इसलिए आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो पीटीई ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि जो खासकर कंट्री साइड के जो बच्चे हैं, यानी विलेजेस की साइड के जो बच्चे होते हैं, तो उनकी एक्चुअली फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती है इंग्लिश, यानी एक्चुअली उनको स्पीक आउट करने में प्रॉब्लम आती है। तो जब बात करते हैं आइल्स के अंदर, तो जब वो इंटरव्यू होता है तो उसमें बच्चे क्या है कि साउथ इंडियन या कोई फॉरेनर आ जाए तो उसमें कहीं कि वो स्टक हो जाएंगे। आई मीन दैट वो एक्चुअल में वो उसको कैरी नहीं कर पाते हैं। सही है। सो वहाँ एक्चुअली बीट हो जाता है। इसलिए एक्चुअली बच्चे ज़्यादा आजकल क्या है पीटी करके और जो स्टडी अब्रॉड जा रहे हैं। जहाँ तक बात है वैल्यू की दोनों की, तो डेफिनेटली दोनों इक्वल है। पहले पीटी नॉन एसडीएस में था, अब इसको एसडीएस में ले लिया गया है। तो ओवरऑल अगर अपने वर्ल्ड में देखें तो इनकी दोनों की जो वैल्यूज़ है वो इक्वल है आज।
तो वेदर बच्चा आइल्स करके बाहर जा सकता है और एक्चुअली पीटी करके भी बाहर जा सकता है। अदरवाइज़ पहले डिवाइडेशन था कि जिन बच्चों को कनाडा जाना होता था वो क्या करते एक्चुअली आइल्स करते, और जिन बच्चों को एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जाना होता वो पीटी करते। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये काफ़ी लविंग कोर्सेज हैं दोनों, और हम लोग लास्ट एक्चुअली पिछले 5 ईयर से इन आई मीन दैट ये कोर्सेज है जो है दोनों करवा रहे हैं इन बच्चों को। काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ मिल रही है उसकी। थैंक यू। तो सर एक लैंग्वेज सीखने के लिए एक इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो उस तरीके में एक अच्छे इन्वायरमेंट को आप कैसे बनाते हैं सर? बिल्कुल, इन्वायरमेंट के बगैर तो आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं। मैंने पहले भी मेरे सेशन में बताया था कि आप जो भी इस दुनिया में देखते हैं उसका टोटली आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, नो डाउट। तो आई मीन दैट अगर आप उसको एक अच्छे सिस्टम से उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आप में इसमें कमियाँ रह जाती है। मैं कहना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट के लिए एक्चुअल में आपको सबसे पहले जैसे कुछ डिवाइसेस के थ्रू स्टार्ट करनी चाहिए अपनी टॉक आउट जो बातें हैं उनको। लाइक उसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा एक्चुअली क्या मिरर के आगे आप अपने आप से बात करें, है ना? ये बहुत बड़ा एक रिप्रेजेंटिव एक टास्क होता है आपके लिए। और मेनली क्या होता है फैमिलीज़ में तो बार-बार अगर अपन लोग शीशा को देखते हैं ना मिरर को, तो थोड़ा मना करते हैं कि मत देखो बेटा ये क्या है, आप वो बन रहे हो, ये बन रहे हो, मतलब थोड़ा। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन अगर मैं देखूँ तो इसके इफ़ेक्ट बहुत है हमारी लाइफ के अंदर। मुझे आज भी याद है जब मैं एक्चुअली इंग्लिश सीख रहा होता था, मेरे पास्ट टाइम की मैं बात करूँ तो मेरे को एक अच्छी आदत होती थी एक मिरर के आगे जाके बात करने की। मैं हर डे मतलब 15 से 20 मिनट या आई मीन दैट आधे घंटे के आसपास मैं एक्चुअली मिरर के पास में जाकर अपने आप से बात करता था, है ना? अपने आप से मतलब पर्सनल, हेलो फ्रेंड, या गुड मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर, या दिस इज मिस्टर पीके बिश्नोई एंड एक्चुअली आई सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग, हे ओके कैन यू मीट मी टुडे इवनिंग। मतलब इस तरीके की जो एक मिसलिंग कोई भी जो लैंग्वेज में वर्ड आते मैं उसको बोलता था। तो इससे क्या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा होता था, आई मीन दैट, और एक मोटिवेट होता था, खुद को अच्छा लगता था। और मैं तो यही कहूँगा कि आपने देखा होगा टू बी ऑनेस्ट, जो खासकर जो गर्ल्स हैं वो फील ना करें कि जब तक एक्चुअली मोबाइल का फ्रंट कैमरा नहीं आया था तब तक गर्ल्स एक्चुअली एक्सप्रेशन के मामले में स्मार्ट नहीं होती थी। जब भी मोबाइल का फ्रंट कैमरा आया है आपने देखा होगा उसके बाद खासकर जो एक एक्सप्रेशन की जो एक नई थीम पैदा हुई है बच्चों के अंदर, खासकर उसमें भी गर्ल्स। तो आप देखिए वो मतलब पोज बना रहा हूँ ऐसे, मतलब जो सारा सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनको अपने आप को बात करनी आ रही है, एक्सप्रेशन बाहर आ रहा है। आप फॉरनर लोगों को देखिए ना, जब भी वो एक बात करेंगे, चाहे आप कमेंट्री सुनिए क्रिकेट की, उसमें उनके देखिए कितने उनके एक्सप्रेशन होते हैं। अब मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ और मेरा एक्सप्रेशन नहीं बॉडी पर, मैं ऐसे कहूँ नॉर्मली मम्मा आई हैव वॉन द वर्ल्ड कप प्लीज़, तो ऐसा लगेगा ये क्या है। और अगर वही मेरे में अच्छा कॉन्फिडेंस है कि यस मॉम कंग्रेचुलेशन आई हैव वॉन द वर्ल्ड कप प्लीज़, तो एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस आपका दिखता है लोगों को, आप एक रियल हीरो दिखते हैं। तो एक्सप्रेशन के लिए आई मीन दैट शीशे से बात करें आप लोग। इवन इसके साथ साथ और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अपना जो होम है, घर है, आई मीन जो आपका एक रूम है, उसको अच्छे से आप आई मीन दैट डेकोरम के बेस पर उसको अच्छे से तैयार करें। इंग्लिश की प्रॉपर उसमें थीम दें आप लोग। आई मीन जो रूम होता है तो उसमें एक्चुअली कुछ स्लोगन लिखें आप इंग्लिश में, कुछ डायलॉग लिखें, कुछ ऐसे आर्टिकल्स लगाएं वहाँ पर, कुछ ऐसे इंग्लिश पिक्चर्स लगाएं वहाँ पर, आई मीन इंग्लिश के रिगार्डिंग जो एक मैसेजेबल हो, है ना? तो उससे आप थोड़ा मोटिवेट होंगे और थोड़ा और अच्छा आप में एक एक्साइटमेंट आएगी इंग्लिश की। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इवन मैं ये कहूँगा इंग्लिश के साथ साथ आपको कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंग्लिश के, आज बहुत काफ़ी इंडिया में आप चल रहे हैं, आप देखते हो, तो उस एक्चुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करें। जैसे काफ़ी ऐसे हैं आई मीन दैट जो आप इंग्लिश की लैंग्वेज के साथ ऑल वर्ल्ड के लोगों से बात कर सकते हो। जैसे कैमली एक है ऐसा प्लेटफॉर्म, तो कैमली पे आप बात करिए, 24 आवर आप बात कर सकते हैं, एनी टाइम डे टू नाइट आप जब भी बात करेंगे आपके पास ऑल वर्ल्ड में किसी से वो कॉन्टैक्ट हो जाता है। वहाँ आप इंग्लिश में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो आपके पास एक इन्वायरमेंट है वहाँ, नो डाउट। इवन इसके साथ आप इंग्लिश के कुछ सबटाइटल्स के साथ कुछ मूवीज़ देखिए, इंग्लिश के सॉन्ग सुने, तो ये आपको काफ़ी अच्छा एक लीड करता है इन्वायरमेंट के लिए। एंड अगर ये भी नहीं है आपके पास तो मैं ये कहूँगा फिर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन करें, तो जहाँ आपको एक रियल बेस एक्चुअली इन्वायरमेंट मिलता है, जहाँ आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, अच्छा लगता है, तो हो जाता है। डोंट वरी, इन्वायरमेंट मस्ट बी, आई थिंक सो। तो सर ज़रूरी रहता है इन्वायरमेंट, एंड एक सर इन्वायरमेंट के साथ साथ एक टाइमिंग का भी काफ़ी फ़र्क होता है कि टाइमिंग कितनी ज़रूरी है सर? एक्चुअली देखो, वैसे तो कहते हैं कि देयर इज़ नो लिमिट एंड ओनली स्काई इज़ द लिमिट, है ना? तो आप जितना इसमें एक्चुअली टाइम देंगे इन्वायरमेंट के प्रति, इंग्लिश के प्रति, तो आपकी उतनी ही अच्छी एक्चुअली इंग्लिश और अच्छी होती रहती है। बट मैं ये कहूँगा कि मिनिमम अगर आप पर डे अगर देखें तो कम से कम एटलीस्ट 2 आवर्स आप आराम से टाइम स्पेंड करें इंग्लिश के प्रति। उसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करें तो डेफिनेटली आपको काफ़ी लीड कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इतना 1 to 2 आवर्स इनफ आई थिंक पर डे का। यस प्लीज़। तो सर इसमें एक
बच्चा जब आपको ज्वाइन करता है एक स्टूडेंट, तो उसका सर लेवल कौन से लेवल से सर आप ज्वाइन करते हैं सर? बिल्कुल, लेवल हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स के पास एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक आ रहा है इंग्लिश स्ट्रीम से, मान लो उसके पास लिटरेचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लूँ कि चलो मान लीजिए वो आर्ट्स स्ट्रीम से है, एक वो मेडिकल स्ट्रीम से है, एक नॉन मेडिकल से है, कॉमर्स से है। तो बच्चों की क्या है, डिफरेंट स्ट्रीम्स होती है। तो आई मीन दैट अगर हम लोग उनको डिफाइन करेंगे, अलग-अलग तरीके से उनको पढ़ाएँगे तो हम नहीं पढ़ा पाएँगे। आई मीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि हम लोग बच्चे को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठाते हैं। चाहे वेदर वो बच्चा 8th क्लास का हो, चाहे इवन वो एमबीए होल्डर भी क्यों ना हो, चाहे वो पीएचडी होल्डर भी क्यों ना हो। हम लोग एक्चुअली क्या है, उसको ज़ीरो से उठाते हैं, क्योंकि मैं बार-बार कहना चाहूँगा कि हम लोग एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करवाते, हम लोग एक लैंग्वेज की तैयारी करवाते हैं। और लैंग्वेज और सब्जेक्ट में दिन रात का फ़र्क है। तो लैंग्वेज में क्या होता है, ट्यूटर ने एक ही टंग से बोलना होता है, और क्लास में जो लिसनर्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स है, वो किसी भी लेवल का हो, छोटा बड़ा, उन सभी ने दोनों ही अपने दो जो ईयर्स है यानी कान से सुनना होता है। तो कहने का मतलब लैंग्वेज है, बच्चा सीख सकता है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ज़ीरो लेवल लेते हैं, एज फैक्टर का भी इसमें कोई इशू नहीं होता है। बहुत बार होता है कि सर मेरी इतनी बड़ी एज होगी, मैं इंग्लिश सीख पाऊँगा कि नहीं? बिल्कुल सीख पाएंगे। आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आई मीन दैट जो बाहर है, ओवरसीज में स्टडी कर रहे हैं, तो जब वो बच्चे पीआर हो जाते हैं, इवन अपने पेरेंट्स को जब वो बाहर बुलाते हैं, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को लेटर एज में, कि हम लोग इंग्लिश में कैसे हमारा कम्युनिकेशन करेंगे अदर्स कंट्री में जाके। तो वो लेटर एज के अंदर भी मेरे पास आके क्लासेस लेते हैं। इवन मैंने 54 और 55 की एज के भी आई मीन दैट कैंडिडेट और जो स्टूडेंट्स हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट ही कहूँगा, कि मैंने उनको स्पोकन सिखाई है और उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया। आज वो अच्छी एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वहाँ से मुझे खूब अच्छा फीडबैक देते हैं वो। तो सर आपकी कुछ स्पेशल एडवाइस फॉर लर्न के लिए सर? यस, स्पेशली एक्चुअली लर्नर्स के लिए जो मेरी एडवाइस रहती है वो ये रहती है कि सबसे पहले तो आपका डिसीजन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल 3 से 4 लाइन स्टार्ट कर लेते हैं, 100% हम किसी में काम नहीं कर पाते, तो हमें ऐसा लगता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हम लोग वो काम नहीं कर पाते, हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप जिस भी लाइन में जाएँ, 100% उसके प्रति पहले तो आप डेडिकेटेड हों कि यस आई एम टू डू दैट, कि मुझे ये करना है सबसे पहले। फिर मेरा रहता है कि जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, तो वहाँ आपका सबसे पहले रेगुलरिटी जो है वो बड़ा मैटर करती है लाइफ में। अगर आप रेगुलर नहीं हो, एक दिन जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे, फिर 4 दिन आएंगे, फिर 1 दिन नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली आप डिस्टर्ब होंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मूवी होता है, अगर आपने मूवी को स्टार्टिंग में नहीं देखा है तो उसका एंडिंग भी नहीं समझ में आता है। तो ये ज़रूरी होता है, सबसे पहले आपकी रेगुलरिटी भी होनी चाहिए, देन आफ्टर आपकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। काफ़ी क्या होता है कि हम लोग पंक्चुअल नहीं होते हैं, जैसे कि मान के चले सिलेबस का कोई टाइम होता है, 2 आवर्स का है, 3 आवर्स का या 4 आवर्स का, तो उसमें बच्चे क्या है काफ़ी कम टाइम देते हैं कभी-कभी, तो वो कुछ एक्सक्यूज़ेज़ निकालते हैं, सर मेरी बस निकल गई, मैं लेट हो गया, तो नहीं मज़ा आएगा। आई मीन दैट आपको वहाँ पर प्रॉपर पंक्चुअल रहना भी रेगुलरिटी के साथ-साथ मैटर करता है। फिर आपको प्रॉपर मेरे ख्याल से जो भी सिलेबस करवाया जाता है, जिस भी स्ट्रीम में आप काम कर रहे हैं, उसके सिलेबस के ऊपर प्रॉपर फोकस डालनी चाहिए आपको, कि एक्चुअल में मैं सीख क्या रहा हूँ? मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर? क्या मेरे से ये चीज़ रिलेवेंट है? क्या मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा? यानी उसका जब सिलेबस ही आपके माइंड में नहीं है स्टार्टिंग से एंड तक, तो आप डेफिनेटली एक आउट ऑफ एरिया में रहेंगे। तो वहाँ सिलेबस पे फोकस डालना बहुत ज़रूरी है। इवन उसके बाद मान लीजिए कि आपने क्लासेस अटेंड कर ली है, जो भी है किसी भी लेवल की, तो उसके बाद में बच्चे क्या बड़ी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं कि क्लास अटेंड करके घर चले जाएंगे, अगले दिन फिर आ जाएंगे, फिर उठा के क्लास को वापस आई मीन बैग वगैरह लेके वापस चले जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप नेक्स्ट डे अगर प्रैक्टिकल घर पे करने के बाद कुछ डाउट्स नहीं लेके आएंगे, तो आप कभी भी एक बहुत वेल एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। और आप जब लर्नर होते हो तो डेफिनेटली ऐसा कैसे हो सकता है कि आपसे गलती नहीं होती? तो फिर आप एक्चुअली आपको नहीं लगता कि आप लर्नर है तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो जो आपके डाउट्स है 100% बिना किसी हेजिटेशन के आप एक्सप्लेन करें, आई मीन दैट टीचर से कंफर्म करें और आई मीन द डाउट को क्लियर करके और हेजिटेशन बाहर करें। 100% अपना कॉन्फिडेंस है वो लेवल अच्छा करें। पॉजिटिव आप थिंक रखें हमेशा के लिए कि आई कैन डू एवरीथिंग, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर जाके एक्चुअली आप क्या है अपने आप में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मेनली यही चीज़ें रहती है। एक सर जो बच्चे बाहर जा रहे हैं स्टडी के लिए या वर्क के लिए, जो आज तो उसमें काफ़ी तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं, कई बच्चे वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। तो सर ये क्या सर्कल है और क्या चीज़ है जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए सर? बिल्कुल, एक्चुअली बहुत टर्निंग पॉइंट है इसमें, और मैं आज देखता हूँ, बड़ा फ़ील होता है कि एक पेरेंट्स के लिए उस बच्चे की वैल्यू क्या होती है, यानी चाहे वो उसका बेटा हो या बेटी हो। मैटर नहीं है 15 से 20 लाख एक अमाउंट, लेकिन आई थिंक सो उस बच्चे की ओनली 15 से 20 लाख की एक वैल्यू नहीं होती है, मोर देन उसका कोई लिमिट नहीं है आई थिंक। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्यों हम लोग इतना जल्दी कर लेते हैं, एक प्रॉपर एक पर्सन से क्यों नहीं मिल पाते हैं,
जिनको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, या वो एक जो अच्छे आई मीन दैट रियलिटी पे जो आज काम कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा है कि वो कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज़ टू बेसिस। तो आई मीन दैट आपको इस इंडस्ट्री में बहुत से अच्छे रॉयल पर्सन मिलेंगे और बहुत से आपको डिसलॉयल भी मिलेंगे। अब क्या होता है कि बच्चों को बहुत एक अच्छी नॉलेज न होने के कारण इस तरीके की घटनाएं होती है कि हम लोग कनेक्ट कैसे हों, हमारी ये जो लाइन है ये प्रॉपर कैसे होनी चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है कि अगले दिन आर्टिकल आता है न्यूज़ में कि वो इतने लाख रुपए लेके भाग गया, उस बोर्ड भी उसका इंस्टीट्यूट के गायब होता है बाहर से, और इवन वो वेबसाइट भी उसकी बंद होती है। तो आप ऐसा काम ना करें, आप एक रॉयल पर्सन से मिलें जो डाउन टू अर्थ आदमी हैं, जिनकी एक लाइफ में हमेशा एक रियल बेस पे काम जिन लोगों ने किए हों, तो आई थिंक सो अच्छा है। कहने का मेरा मतलब ये था, एक्चुअल में जो बच्चा है वो सबसे पहले प्रॉपर क्या करे, सबसे पहले अपनी फाइल अच्छी करे। नंबर 1, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 11th और 12th के अंदर बच्चे के पास स्ट्रीम अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स की कैटेगरी में जा रहे हैं तो सबसे सुपर है, नो डाउट। लेकिन चलो इनफैक्ट आपके पास आर्ट्स भी है तो भी चलेगा, नो डाउट। लेकिन बच्चे के अपने प्रोफाइल स्टार्टिंग में ही ख़राब कर लेंगे। आर्ट्स के अंदर वो सब्जेक्ट ढूंढते हैं जो केवल पास मार्किंग के लिए उनको चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, वो ड्राइंग ले लेंगे, वो पंजाबी ले लेंगे ना, या कंप्यूटर में कोई ऐसे छोटे मोटे। तो ये एक्चुअली ऑथेंटिक सब्जेक्ट्स नहीं है आपके। सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो अब इसके पीछे या तो पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है, या उन बच्चों को नहीं पता होता है उस वक्त, क्योंकि वो एक अजीब एक सिचुएशन होती है। 11th के अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, वो क्या है एक्चुअली ईजिएस्ट मोड ढूंढ रहा होता है, उसमें पास होने के लिए जल्दी वो सब्जेक्ट ले लेता है। लेकिन जब वो +2 में आता है तो उसको सर्कल मिलता है एक फ्रेंड्स का, तब जाके उसको पता चलता है कि यार मेरा फ्रेंड बाहर जा रहा है, मैं भी बाहर जाऊँ। तब तक वो अपनी फाइल का काफ़ी एक बेस है वो ख़राब कर लेता है। तो सबसे पहले बच्चा स्टार्टिंग में क्या करे, अपना सब्जेक्ट है वो अच्छा ले। देन आफ्टर उसके अंदर मान के चले कि आपकी जो परसेंटेज है एटलीस्ट कोशिश करें कि फर्स्ट डिवीजन उसमें आए, है ना। तो आपकी फाइल जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में ली जाती है। अदरवाइज देखिए आप जहाँ से एक कहते हैं कि समझौता करने लग जाते हैं सब्जेक्ट को लेकर, आई मीन दैट फिर आप उसके अंदर मार्क्स को लेकर, फिर आपके परसेंटेज को लेकर, तो एंड में भी समझौता ही रहता है। तो कहने का मतलब वो सबसे बढ़िया करें। फिर आप जो आईएलटीएस और पीटी है इनके कोर्सेज है वो अच्छे से कवर करें आप लोग। उनमें जो रिक्वायरमेंट एटलीस्ट मान के चलिए कि +2 वालों के लिए 6 बैंड की है, तो उसमें आप लोग जो है वो 6 बैंड मिनिमम लेके आए। अब क्या होता है कि आई कैचिंग एडवर्टाइज बहुत चल रही है मार्केट के अंदर कि आप आइल्स करें इतने दिनों में, है ना। रिक्वायरमेंट 6 बैंड की है तो वो कहेंगे कि 5 बैंड पे भी हम फाइन लगा देंगे। अब ये पूछने वाला है कि हमारी इंडस्ट्री है क्या वो, या हमारा वहाँ कॉलेज है? कितनी अजीब बात है ये। तो ये ऐसे बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर काम करना चाहिए। मान के चलें कि उसकी जब बैंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है तो फिर एक्चुअली जीनियस पर्सन से मिला जाए जो आपकी फाइल को अच्छे से प्रोसेस कर पाए, वो स्टेप बाय स्टेप भी काम करे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि बच्चे के सामने अपडेट रहती है उसकी फाइल कि अब मेरा क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। अब मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो क्या करते हैं, एजेंट को स्टेप बाय स्टेप के लिए फ़ाइल दे देते हैं। इवन उनको बाद में पता चलता है कि हमारा जो फाइल है वो तो एक्चुअली पैकेज बेस पे कर ली इन लोगों ने। उसके बाद फिर वो बहुत बड़ी रकम मांगते हैं कि अब तो आपके इतने लाख रुपए लगेंगे, आपका वीज़ा आ गया। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि फ्रॉड चीज़ों से बचा जाए और ईमानदारी से काम किया जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी फ़ाइल रुक जाती है। फ़ाइल निश्चित रूप से आपकी जाएगी, 100% सक्सेस रेट आपकी फ़ाइल का निकलता है वीज़ा का, नो डाउट। बट प्रॉब्लम है कि आपको अगर नॉलेज नहीं है, आप कुछ इस तरीके का आई मीन दैट मटेरियल बनाते रहते हो, डिग्री बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया, तो देखो आप कहीं न कहीं बीट होंगे। तो मेरे ख्याल से ये कहने का मतलब है कि बहुत सॉफ्ट लाइन है और अच्छे से वीज़ाज़ आ रहे हैं, नो डाउट। और आप देख भी रहे हैं हमारे, अभी देखिए हमारे टूरिस्ट वीज़ा आ रहे हैं बच्चों के, आई मीन दैट स्टडी वीज़ाज़ आ रहे हैं, यू नो। इवन मैंने अभी एक्चुअली स्पाउस वीज़ा भी मंगा के दिया है ना, अपने ही लोकल एरिया में। देखिए तो ये अच्छी बात है। उन लोगों का जो विश्वास है इतने टाइम से हमारे साथ बना हुआ है, आज हम उस पर काम करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में आप अपने लालच के पीछे काम करेंगे तो आप डेफिनेटली अपना जो अर्निंग है, आपकी जो लाइफ की जो रियल में जो आपने कमाया है, जो सोसाइटी में नेम वगैरह, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से साफ काम करें, सब कुछ अच्छा होता है। ईश्वर पे थोड़ा बिलीव रखें, अच्छा हो जाता है। सर आपने इतना समय हो गया है आपको इस इंडस्ट्री के अंदर, और जो आपका एक स्पोकन का जो एक एक्सपीरियंस है आपका, तो सर उसमें कुछ आपने अचीवमेंट्स भी पाई होंगी, तो थोड़ा उन पे। यस, मैं अचीवमेंट कहूँगा कि लाइफ में शायद मेरे जितनी अचीवमेंट की किसने है, अगर मैं मेरे फैमिलीज़ में देखूँ, मेरे खासकर फ्रेंड सर्कल में देखूँ, क्योंकि एक गांव में जब मैं निकलता था एक गवर्नमेंट स्कूल के लिए, तो बच्चे कमेंट मारते थे कि यार ये इंग्लिश की बोतल आ रही है, साइड में हो जाओ, है ना, आई मीन दैट। अरे ये तो अंग्रेज़ की औलाद है, अरे ये इंग्लिश की डिक्शनरी आ रही है।
है ना? यानी मेरे पे कमेंट्स जो बच्चे हैं यानी मेरे सर्कल में वो मेरे पास करते थे मेरे पे कमेंट, आई मीन दैट। और आज मैं उस एक छोटे से गाँव से उठकर यहाँ मेरे सिटी के अंदर बैठकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूज़ीलैंड, आई मीन दैट इटली, जर्मनी के उन बच्चों के आई मीन दैट वहाँ से यहाँ वीज़ा मंगवा के दे रहा हूँ। तो एक गाँव से इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी अचीवमेंट और क्या चाहिए मुझे? आई मीन जो लोग मेरे ऊपर हँसते थे, शायद वो आज मेरे साथ बैठकर हँसते हैं। तो मैंने अपने करियर में ये देखा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और मैंने मेरे करियर के अंदर इम्पॉसिबल वर्ड जो है उसको मैंने हटा दिया है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है, मैंने डिसाइड किया है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सोच लें और वो ना हो। बस आपका मैनेजमेंट क्या है, आपका डेडिकेशन क्या है, इमोशंस क्या है, आप वर्कआउट कैसे कर रहे हो उसके ऊपर, एंटायर आपका जुनून यानी पैशन जो बोलते हैं वो कैसा है, तो आप निश्चित रूप से एक दिन उसको कवर कर लेते हैं। सेकंड इज़ दैट मैं 100% ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने करियर में 2 चीज़ों से बड़ा प्यार किया है। यानी वो 2 चीज़ क्या है, नंबर 1 एक तो वो है एक्सेप्ट। यस, यानी कोई भी चीज़ें जो होती है उसको एक्सेप्ट करना सीख लीजिए आप। फॉर एग्जांपल कुछ भी आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है, तो पहले उसको एक्सेप्ट करें अंदर से, इंटरनल आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि आई कैन डू। और दूसरा मैंने वर्ड सीखा है सॉरी। आई मीन दैट ये मुझे आज भी याद है, कमाल का एक पावरफुल हथियार है। कहने का मेरा मतलब जब आपकी कोई गलती हो जाती है तो हमें मेरे ख्याल से कोई भी प्रकार की इतना हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए सॉरी बोलने में। तुरंत बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़े रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। आज भी मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे से काफ़ी चीज़ें हाथ से गिरती ज़्यादा थी, आई मीन दैट टूटती बहुत थी। तो एक बार मेरे हाथ में कांच की गिलास थी, आई मीन दैट, और वो ट्रे थी, तो वो क्या है मेरे से फिर गिर गई, आई मीन दैट, तो कांच का गिलास वो टूट गया। अब मम्मा को थोड़ा सा गुस्सा आया, वो मेरी तरफ आए, मतलब एक एंगर से कि अब मतलब 2 लगाऊं इसके, ये क्या करता रहता है सारा दिन। मेरे तक जब तक मदर मेरे पहुंचते तब तक मैंने मेरे ख्याल से 10 से 12 बार एक वर्ड यूज़ किया, मम्मा सॉरी 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 प्लीज़ सॉरी मम्मा, आगे से एक्चुअली जा रहा हूँ मम्मा सॉरी सॉरी। और मम्मा ने मुझे मतलब नहीं पीटा। मुझे वहाँ से समझ में आया कि एक वर्ड अच्छा है, आज मैं बच गया, है ना? तो क्या प्रॉब्लम है, हम कौन से छोटे मतलब पेरेंट्स के हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारा जो लेवल है, मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में जो एंगरनेस है, आई मीन दैट जो अग्रेसिव बच्चे हैं, अजीब सा मतलब हॉट हेडेड है, यहाँ प्रॉब्लम है। तो आप ज़िंदगी के अंदर ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे आइडल है आपके लाइफ के अंदर, आप उनको फॉलो करें। मैंने 100% मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी नहीं रोका कि बेटा आप ये इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, इसका करियर क्या है, उनको इतना कुछ नहीं पता था। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि बेटा यू आर फ्रीडम, आपको जो करना देख लीजिए, बस होना अच्छा चाहिए, बस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कंप्लेन नहीं होनी चाहिए घर में। और क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी थी, इसमें बहुत एक्चुअली जब लर्नर थे हम लोग तो हमारे साथ लड़कियां ज़्यादा होती थी, तो पेरेंट्स को एक माइंड में ये भी होता था यार तुम्हें ऐसा मत कर देना वो ना कर, तो लेकिन एक्चुअली उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला और आज मैं कवर्ड अप हूँ। मेरे ब्रदर की 100% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट रही है, चाहे किसी भी लेवल की मैं बात करूँ, चाहे वो फाइनेंशियली रही है, फैमिली बैकबोन की रही है। आज पेरेंट्स को उन्होंने बहुत अच्छे से आई मीन दैट डील किया है, मुझे पता ही नहीं चला, मैं बहुत आगे तक निकला हूँ। तो सारी ये चीज़ें स्पॉटिव है। और स्टूडेंट्स तो मेरी एक बैकबोन रही है, नो डाउट, लविंग रहे हैं वो मेरे लिए, है ना? अगर वो मुझे एक्चुअली छोटी छोटी बातें शेयर ना करते, तो मैं उनके साथ फ्रेंडली ना होता, तो आई मीन दैट मैं ये कहूँगा कि मैं आज वहाँ तक भी ना पहुँच पाता। तो ये मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, नो डाउट ये मेरी अचीवमेंट रही है। तो पॉजिटिविटी मेरे माइंड में खूब रही है और ये मेरा एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। जहाँ तक बात है नेगेटिव एक्सपीरियंस का, आपने भी क्वेश्चन किया, तो नेगेटिव एक्सपीरियंस यही है कि कभी-कभी जब हम लोग आगे निकल रहे हैं अपने करियर में, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, सोसाइटी के अंदर, जो मतलब ना पुल द लेग करते हैं। जैसे कहते हैं ना एक्चुअली टाँग खिंचाई जिसको बोलते हैं, है ना? ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है हमारे करियर के अंदर कि यार ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है? आई मीन दैट इसको पीछे से गिरा लो वरना ये आगे निकल जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, अलग तरीके के कमेंट्स मारना लोगों का, ये बड़ा पेनफुल होता है और सच में कभी-कभी बड़ा पिंच करती है बातें कि यार देखो मैं कुछ नए करने की कोशिश कर रहा हूँ और आई मीन दैट आप लोग मुझे नेगेटिव कर रहे हैं। तो ये अजीब-सी दास्तां है। मैं ये कहूँगा कि आप ज़िंदगी में सब कुछ करें लेकिन किसी को भी मिसगाइड मत करें। सही है सर। इस दुनिया में कुछ लोगों के पास सिवाय कॉन्फिडेंस की कोई चीज़ें ही नहीं है। उन्हें कभी कॉन्फिडेंस उनका नहीं तोड़ना चाहिए। मीन्स हम लोग उनको डीमोटिवेट की जगह उनको मोटिवेट करें, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, जो आपने हमारे व्यूअर्स को जो एक रियलिटी बेस की चीज़ें बताई है, चाहे वो इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड हो, आइलेट्स एंड पीटी से रिलेटेड हो या जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, तो बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारी ऑडियंस को जानने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन
सो आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए थैंक यू सो मच सर। रियली इट्स माय ग्रेट प्लेजर एंड आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया एंड रियली इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट विद एक्चुअली दीपक संगरिया। सो मैं आपका भी थैंक यू कहूँगा कि आप लोगों ने टाइम देके मुझे इस लेवल पे आज अपना मतलब इनिशियली एक ग्राउंड दिया। सो जो भी मेरे लविंग स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल है, डेफिनेटली आई मस्ट एक्चुअली रिक्वेस्ट टू दोज ऑल कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आई मीन दैट हमारे इस पॉडकास्ट पे आई मीन दैट काम करें, देखें, इसको शेयरिंग करें और अच्छा लगेगा। सो थैंक यू मिस्टर दीपक, थैंक यू अगेन, प्लीज़ माय ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या जो आपकी इंक्वायरीज होंगी। सो अब मैं जब भी नेक्स्ट टाइम पीके सर के साथ में पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा तो जो आपकी इंक्वायरीज और जो आपके कमेंट में दी हुई हमें सजेशंस हैं उन पे हम उनसे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।